पिछले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली फॉर्मूला लिखना सीख लिया अपने बोर्ड पर, है ना। फॉर्मूला लिखने में बेसिकली हम लोगों ने दो चीज़ समझा। वो पहला ये कि कंपाउंड का नाम दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला आप तैयार कीजिए, पहला ये था। दूसरा ये था कि फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, कंपाउंड का नाम बताइए। इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को बोर्ड पे समझ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा, या फिर कोई फॉर्मूला दिया हुआ रहे तो उसका नाम बताने में भी कोई दिक्कत आपको अब नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ था कि कॉपर फर्स्ट है, कॉपर सेकंड है, दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये हम लोग जान चुके हैं। और आयरन सेकंड है और आयरन हमारे पास थर्ड है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी हम लोग जान चुके हैं। और आप यकीन मानिए कि ये जो आपने समझा है, यानी कि जो आपने फॉर्मूला लिखना सीखा है, ये आपको क्लास 10th 11th 12th में बेसिकली आपका पूरा बेस मजबूत कर दिया आपका ये, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको याद ये होता चला जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से इसको कंप्लीट समझा जाए, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर के अंदर बच रहा है, मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। और जैसा कि हमने आपको सबसे पहले वाले क्लास में कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक से हट गया है, तो जिसके पास नया वाला बुक होगा उसमें मोल कॉन्सेप्ट दिखेगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्किप कर दीजिए। हम लोग इसमें मोलिकुलर मास और इसमें छोटा सा और पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, फॉर्मूला, यूनिट मास, इन दोनों को खत्म करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। देखा जाए क्या है, शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे मोलिकुलर मास के बारे में। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। मोलिकुलर मास का मतलब हो गया कि किसी भी कंपाउंड का मास कितना होगा, ठीक है। बात करते हैं ये क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोलिकुलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। मतलब ये हो गया, बहुत सिंपल सा, इसको समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक कंपाउंड है, चलिए मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है वाटर का, अभी क्वेश्चन भी आपको देंगे। आपके पास एक कंपाउंड है वाटर का। अच्छा, हमने वाटर को कंपाउंड क्यों कहा? क्योंकि दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन हमारे पास 2 गो है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 गो है। तो बताइए इस कंपाउंड का पूरा मास कितना हुआ? इसी को हम लोग कहते हैं मोलिकुलर मास। सिंपल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन का 2 एटम है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इन 2 और 1 3 एटम हुआ हमारे पास पूरा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो इन तीनों एटम का मास कितना हुआ, आप यदि इतना बता देते हैं तो पता चल जाएगा कि आपने उसका मोलिकुलर मास बता दिया। सिंपल है ये चीज। तो वही लिखा हुआ था कि मोलिकुलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, यानी कि उस सबस्टेंस में जितने भी एटम हमारे शामिल है उन सारे एटम को मास, सारे एटम का मास पता कर दो तो आपको पूरे कंपाउंड का मास पता चल गया। सिंपल। जिस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है और ऑक्सीजन आपके पास 1 गो है, इस 3 एटम हो गया आपके पास। सिंपल सा, इन तीनों एटम का आप मास पता करो, आपको वाटर के कंपाउंड का मास पता चल गया। सिंपल। खैर आगे बढ़ते हैं, यही हो गया हमारा। Therefore, the molecular mass is expressed in atomic mass unit। ऑब्वियस सी बात है, आप मोलिकुलर मास निकाल रहे हो तो इसको किस में हम लोग डिनोट करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में। और याद कीजिए इसको हम डिनोट करते थे स्मॉल यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नहीं, बेसिकली क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। बेसिकली ये बात कर रहा है H2O का, तो आपको H2O का मोलिकुलर मास बताना है। बहुत सिंपल होता है ये चीज, देखते कैसे होता है। सबसे पहला यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सिंपल। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 होता है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? 1U। ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज को नापेंगे तो उसका यूनिट होता है केजी, उसी प्रकार से यहाँ पे एटॉमिक मास का क्या होता है यूनिट? यू, स्मॉल यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ना हमने आपको एक बार ये भी कहा था कि आप यदि केमिस्ट्री को इजी बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लिखना सीख लो, पहला बात जो कि हम लोगों ने सीख लिया। दूसरी बात, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर के साथ उसका नाम आप याद कर लीजिए और उसका एटॉमिक मास आप याद कर लीजिए। इतना से आपका केमिस्ट्री का बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो होता है 1। ये कहाँ से पता आपको? ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यदि हमको टाइम मिलेगा तो हम भी आपको एक बार पूरा 1 से लेकर 30 तक लिखा देंगे, नहीं तो आप इसको गूगल पे भी जाओगे ना, बोलोगे सिंपल सा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, आपको दे देगा, एकदम आराम से दे देगा। तो कम से कम 30 नंबर तक आपको उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे आपको काम देगा। 9th में तो काम है ही इसका, क्लास 10th में आपको इसका काम दिखेगा और 11th में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन का जो एक एटम का मास होता है वो होता है 1u और ऑक्सीजन का होता है 16u, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली देखा जाए वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे तो H2O है, मतलब हाइड्रोजन का एटम कितना हुआ 2, ऑक्सीजन का एटम हुआ कितना 1, ओके। और हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इसका क्या कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते, अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2 और एक का मास का कितना है 1, तो 2 इंटू 1 पहला, प्लस 1 इंटू 16 क्यों किया हमने, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 1 और एक का मास कितना है 16। तो सिंपल सा आप 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 16 यानी कि 16 प्लस 2 18u। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O का कितना हो गया 18u हो गया। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको जो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला दिख रहा है H2O, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18u होगा, बस सिंपल सा है। इसी प्रकार से ये तो एक एग्जांपल हुआ हमारे पास, एक क्वेश्चन हुआ, इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा 1 से लेकर 30 तक उसका मास आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हमको टाइम मिलेगा ना तो हम भी आपको इसमें ये लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट समझा जाए। हालांकि इसमें ना बहुत ज़्यादा लंबा क्लास लिया जा सकता है, लेकिन लंबा क्लास इसमें क्या होगा पता है, अलग अलग कंपाउंड आपको दे देगा, बोलेगा कि इसका आप मास पता करके दिखाओ हमको। इसको तो हम लोग एक समझ लिए तो बाकी भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो 1 से 30 तक मॉलिक्यूलर मास कम से कम आप याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। क्या इसको नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, 1 से 30 तक एटॉमिक मास पता होना चाहिए, आप आराम से कर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास के बाद फॉर्मूला यूनिट मास पे आइए। एक बात हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं सबसे पहले, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों में ना एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अभी हम आपको बता देते हैं। The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound। क्या सही बात है, मतलब ये हो गया कि सर आप इसमें लिखे हैं इसके डेफिनेशन में, यानी कि पहले वाले पॉइंट में, कि कंपाउंड में जितने भी एटम है उन सभी के मास को जोड़ दो, पूरा आपको उस कंपाउंड का मास मिल जाएगा। सर आपने जो बात इसमें कहा वही बात तो आपने इसमें भी कहा था, दोनों में अलग क्या है, फिर कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है भी नहीं, बस दोनों का जो तरीका है ना लिखने का वो अलग है, लेकिन दोनों का कहने का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है अभी हम आपको बताते थे। डिफरेंस बताएंगे क्या है। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास को हम लोग वैसे ही पता करते हैं जिस तरीके से आपने मॉलिक्यूलर मास को पता किया। तो क्या कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस इसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है अब वो समझिए। The only difference between molecular mass and the formula unit mass is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। हालांकि इसके मतलब के, यदि इसका मतलब आपको हम बेहतर तरीके से समझाना चाहेंगे ना, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा क्लास 10th के 2 कॉन्सेप्ट पे। वो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, आपको बताते हैं थोड़ा सा। हालांकि क्लास 10th का यहाँ पे है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है पता है, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बात करना पड़ेगा 2 अलग अलग कंपाउंड के बारे में। वो हमारा कंपाउंड होता है, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड, एक होता है आयनिक कंपाउंड। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता दिया आपने, बिल्कुल ये आपके क्लास का बात का नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये डिफरेंस के तौर पर आप इसको याद रखिएगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं उसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास भी पता करते हैं। लेकिन यदि दोनों में कुछ डिफरेंस पूछ दे तो आप ये वाला पॉइंट बता सकते हैं, सिंपल सा है। और हाँ, इस वाले पॉइंट को सिंपल सा हम आपको ये बोलेंगे कि आप इसको बस याद रख लो इस बार अभी तक, क्योंकि ये चीज़ ना क्लास 10th का है, उसको बताने लगेंगे तो 2-3 क्लासेस के लिए चाहिए हमको। फिर पहले हमको ये समझाना पड़ेगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर बताना पड़ेगा आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसी प्रकार से फिर बताना पड़ेगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर बताना पड़ेगा कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तब जाकर आप ये पॉइंट समझ पाओगे, ठीक है। तो मेरा अभी सजेशन आपको फिलहाल ये रहेगा, इस वाले पॉइंट को आप याद कर लीजिए। ये डिफरेंस है बेसिकली, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि जिस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं फिर।
इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन में भी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बेसिकली जैसे हम लोग करते थे वैसे हम लोग इसको भी करेंगे। कैलकुलेट दी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl का आपको बेसिकली फॉर्मूला यूनिट मास पता करना है, सिंपल सा। देखते हैं क्या है इसमें आंसर। इसका देखो वैसे करेंगे जैसे करते थे हम लोग, सिंपल तरीका सेम रहेगा, कोई अलग चीज नहीं, बस डिफरेंस जो था वो हमारा एक ये वाला पॉइंट था बस। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, सिंपल। तो आपके पास यहाँ पे जरा देखो तो ध्यान से, सोडियम का कितना एटम है आपके पास, मात्र एक एटम। Na मतलब 1 एटम, क्लोरीन मतलब Cl मतलब एक एटम, यानी कि सोडियम का भी आपके पास एक एटम और क्लोरीन का भी आपके पास एक एटम। और सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5। अब आप आराम से बता सकते हो कि इसका टोटल मास कितना होगा, यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास कितना होगा। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कंटेन्स 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो सिंपल सा है, 1 × 23 करेंगे पहला, और उसके बाद फिर 1 × 35.5 करेंगे, तो आपके पास आएगा 58.5। यानी कि NaCl जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंपाउंड, इसका टोटल फॉर्मूला यूनिट मास उसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया जिस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे, और वो आया आपका 58.5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इज 58.5। बस हो गया, ऐसे करना है। तो क्या मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या आपको कुछ खास डिफरेंस दिखा? बड़ा उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है वो इस पॉइंट का, और ये वाला पॉइंट अभी फिलहाल आप याद रख लो, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ आपको क्लास 10th के चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाओगे। कोई दिक्कत अब इसमें? इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हुआ करता था हमारा पहले एक मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक, लेकिन चूंकि आपको पढ़ना ही नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट हट गया है, CBSE इसको हटा दिया है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। और पता है इस चैप्टर का सबसे कठिन टॉपिक था ये। हालांकि अब तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि नहीं पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ना ऐसा टॉपिक था जो कि समझ में ही नहीं आता था, पहला बात। और दूसरा बात, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते थे, मतलब एक ही प्रकार का न्यूमेरिकल, थोड़ा सा बस वैल्यू बदलता, अब पूरा आपको एक पेज लिखना पड़ता उसके लिए, ऐसा इसमें सवाल आते थे। और मेरे से यदि पूछा जाए इस चैप्टर का सबसे कठिन टॉपिक तो यही था। मतलब इसमें ना समझाने के लिए हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि कैसे समझाया जाए, तब जाके आप लोगों को समझ में आता था। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा एक पेज का नोट्स है, पूरा का पूरा एक पेज का नोट्स है, जो पहले ही हमको समझाना पड़ता था जब ये हटा नहीं था, लेकिन अब चूंकि हट गया है तो आपको पढ़ना भी नहीं है, तो अच्छा बात है। चलो, इसमें हम लोगों को मोलर मास पढ़ना पड़ता था, फिर से एवोगाद्रो नंबर पढ़ना पड़ता था, बड़ा अजीब नाम है ना। देखो कितना अलग अलग वैल्यू है, 6.022 × 10⁻23, ये सब याद रखना पड़ता था इसमें हम लोगों को। मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के इसमें वैल्यू थे, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले थे इसमें। देखो आपको स्टेटमेंट कम, पॉइंट इसमें ज़्यादा दिख रहे होंगे, पॉइंट वाले नंबर, तो बहुत सारे इसमें थे। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ता था इसमें मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट, फिर से ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को पढ़ना पड़ता था। कोई बात नहीं, चलो ये हट गया तो हमारे लिए अच्छा है। तो क्या यहीं तक हमारा चैप्टर कंप्लीट समझा जाए? चलिए, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो अब आपसे मतलब आपका काम यहाँ से आपका चालू होता है। आप अपने NCERT बुक को उठाइए, या फिर जो भी आप दूसरा बुक बनाते हैं उस बुक को आप उठाइए, नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए पूरी तरीके से। अब आपको जितना मन करे सवाल बनाने का आप उतना सवाल बनाइए, अब कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसके बावजूद कोई दिक्कत आए तो क्लास में आके पूछेगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।